नमस्कार बच्चों, कैसे हैं। एक बार फिर से यूसीआई कराला लाइव पर आप लोगों का स्वागत है। आज की जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं बच्चों, ये दिसंबर महीने की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की घटनाओं को लेकर बनाया जा रहा है। तो अब 2023 बीत चुका है, 2024 आ गया है। तो पहले तो हमारे सभी प्यारे बच्चों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना। और इस नव वर्ष में ढेर सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। जैसे डीएसएसबी ने निकाला है, उत्तर प्रदेश पुलिस में है, उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल, दरोगा, बहुत सारी वैकेंसी बच्चों। एसएससी जीडी का है, जेल वार्डर का है। तो आप सभी विषयों की तैयारी लगातार करते रहिए और जो फॉर्म आप भरे हैं उनके लिए बिल्कुल सिलेबस के अनुसार पढ़ते रहिए। और आपको पता है कि सभी परीक्षाओं में जो करंट अफेयर्स होते हैं, जो समसामयिक घटनाएं होती हैं, उनसे लगातार क्वेश्चन आते हैं। तो उन सभी जो समसामयिक घटनाएं होती हैं, उन सभी घटनाओं को कवर करते हुए मैं दिसंबर महीने की अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाओं को लेकर आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूं। दिसंबर महीने की एक और मैंने वीडियो करंट अफेयर की बनाई थी, जिसमें लगभग 10 दिन का, दिसंबर का 10 दिन कवर किया गया था। तो बाकी आज की वीडियो में पूरा दिसंबर महीना कवर हो जाएगा। आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए और जो भी इंपॉर्टेंट घटना यहाँ पर बताई जा रही है उनको आप नोट डाउन करते रहिएगा। इससे आपका जो तैयारी है उसको बहुत मजबूती मिलेगी और आने वाली परीक्षाओं के लिए एकदम से जो कह सकते हैं कि छपने वाले क्वेश्चन है वो इसमें डाले गए। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर है। भारत के किस प्रधानमंत्री का संबंध किसान दिवस से है बच्चों। यहाँ पर ये जो किसान दिवस होता है, किसान दिवस, तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि फार्मर डे के नाम से हम भारत की किस प्रधानमंत्री की जयंती मनाते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह और राजीव गांधी। तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करिए कि भारत की किस प्रधानमंत्री की जयंती को या जन्म तिथि को हम लोग किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो बच्चों, इसका जो सही आंसर है वो है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह का जो जन्मदिन होता है बच्चों, वो 23 दिसंबर को होता है। तो भारत में हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस या नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है। चूंकि चौधरी चरण सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो वो किसानों के प्रति उनका गहरा लगाव था। वो खुद एक किसान परिवार से आते थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। तो वो कहीं न कहीं किसानों के लिए काफी ज्यादा कुछ करने की प्रयास में रहते थे। इसी के लिए भारत सरकार ने आगे चलकर उनके जन्मदिन को फार्मर डे के रूप में मनाने का अनाउंसमेंट किया। चौधरी चरण सिंह के बारे में हम बता दें बच्चों कि चौधरी चरण सिंह 1979 में देश के पीएम बने थे। ये देश के प्रधानमंत्री ये देश के प्रधानमंत्री 1989 में बने थे और मात्र 6 महीने का इनका कार्यकाल था बच्चों। तो बहुत छोटा कार्यकाल था। और ये जब प्रधानमंत्री बने और 6 महीने के कार्यकाल के बाद ये इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री थे बच्चों इस अपने कार्यकाल के दौरान जो कभी भी संसद नहीं गए। यानी कि कभी भी संसद न जाने वाला प्रधानमंत्री। स्टैटिक जीके का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि कभी भी संसद न जाने वाला तो हमारा प्रधानमंत्री कौन है। तो उनका नाम आप याद रखिएगा, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह 23 दिसंबर को उनका जन्मदिन किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार बच्चों ये जो 2023 का किसान दिवस हम लोग मनाए हैं, इसकी जो थीम है, अभी आजकल क्या कर रहे हैं कि पेपर्स में थीम भी पूछ रहे हैं। तो इस किसान डे की जो थीम थी, भविष्य की खेती, भविष्य की खेती कृषि में, कोलन देकर कृषि में स्थिरता, कृषि में नवाचार व स्थिरता, कृषि में नवाचार एवं स्थिरता। ये बच्चों थीम आपको याद रखना है, याद रखिए। ये इस साल किसान दिवस की थीम है जो कि
भविष्य की खेती कृषि में नवाचार एवं स्थिरता के साथ मनाई गई है चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के। इसके बाद बच्चों जो अगला क्वेश्चन है ये समझ लो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आने वाले डीएसएसबी एसएससी जीडी किसी भी पेपर में 100% आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे। ये क्वेश्चन है कि भारत में 2024 का 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा यानी कि 26 जनवरी 2024। इस 26 जनवरी 2024 को 75 गणतंत्र दिवस का मतलब होता है बच्चों रिपब्लिक डे। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिपब्लिक डे। इस हमारे रिपब्लिक डे का चीफ गेस्ट कौन होगा? चीफ गेस्ट तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि आपके सामने जो ऑप्शन है कि नरेंद्र मोदी भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो चीफ गेस्ट होंगे, तो अरे भाई चीफ गेस्ट तो कहीं और से न बुलाएंगे, इनको तो हटाई दीजिए। इमैनुअल मैक्रोन राष्ट्रपति ऑफ फ्रांस, राष्ट्रपति जो बिडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ऋषि सुनक प्रधानमंत्री ब्रिटेन के। इनमें से यानी कि हम फ्रांस, यूएसए और ब्रिटेन में से कहां के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको बुलाने वाले हैं। तो बच्चों इस बार 2024 में 26 जनवरी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन आएंगे। अनाउंस हो गया है, सब कुछ क्लियर हो गया है। पहले जो बिडेन का नाम आ रहा था कि हमारे जो बिडेन आएंगे, लेकिन जो बिडेन किसी कारण से नहीं आ रहे हैं। तो अभी हमारे देश में जो 26 जनवरी मनाया जाने वाला है गणतंत्र दिवस 75वां, मैक्रोन आएंगे। अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? जैसे हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो इस गणतंत्र में जो गणतंत्र शब्द है या ये जो रिपब्लिक वर्ड है, इस रिपब्लिक वर्ड का मतलब क्या? तो यहाँ बच्चों आप एक लाइन में समझना कि रिपब्लिक का मतलब होता है वह देश जिस देश में या वह सिस्टम जहां पर जो उस देश का उस राज्य का जो अध्यक्ष होगा वो वंशानुगत नहीं। वंशानुगत का मतलब ये होता है कि जैसे राजा है तो राजा का लड़का ही अगला राजा होगा, फिर उसका लड़का राजा होगा। ये जो सिस्टम होता है इसको वंशानुगत सिस्टम कहते हैं। तो इन सिस्टमों को हम गणतंत्र नहीं कहते हैं। जैसे इसमें ब्रिटेन हमारा आ रहा है, ब्रिटेन का जो राष्ट्र अध्यक्ष होता है बच्चों, यानी कि राष्ट्र में एक्चुअली वहां प्रधानमंत्री तो है क्योंकि लोकतंत्र आ गया है, लेकिन अभी भी ब्रिटेन अपने राष्ट्र के अध्यक्ष के रूप में अपने महाराजा या महारानी को नोटिस करता है। तो ब्रिटेन में कहीं ना कहीं गणतंत्र नहीं है। जापान में गणतंत्र नहीं है क्योंकि वहां अभी भी राजा का महत्व है जो देश के राष्ट्राध्यक्ष के रूप में माने जाते हैं। तो भारत एक ऐसा देश है जहां पर राष्ट्र अध्यक्ष यानी कि हमारे राष्ट्रपति होते हैं। हमारे देश का राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। तो हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं ये वंशानुगत नहीं होते, इनका एक बकायदा इलेक्शन होता है। भारत निर्वाचन आयोग इनका इलेक्शन कराता है और इस इलेक्शन में जो व्यक्ति जीतता है वो भारत का राष्ट्रपति। तो भारत 26 जनवरी 1950 को अनाउंस हुआ था, जब राष्ट्रपति का पद आया था तो उस दिन भारत एक रिपब्लिक कंट्री के रूप में अनाउंस किया गया था। और तब से लेकर हर साल 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को पहली बार मनाया गया था और अब जो है कि ये हम लोग 2024 में 75वीं बार मनाने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल याद रखिएगा। यहां से बच्चों कई क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे भारत में इस बार कौन सा गणतंत्र दिवस 75वां। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो गणतंत्र का मतलब होता है कि ऐसा राज्य जहां पर राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर इलेक्ट होता है यानी निर्वाचित। उसके बाद बच्चों अगले क्वेश्चन में हम लोग कहते हैं, जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 के प्राप्तकर्ता कौन है? एक बार मैं फिर से बच्चों आपको बता दूं कि इसमें जितने क्वेश्चन डाले गए सारे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल वीडियो ध्यान से देखते जाना। यहाँ पे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 की बात की गई है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कारों की हाल ही में घोषणा की गई है और उस
घोषणा में कई सारी श्रेणी के पुरस्कार दिए जाते हैं बच्चों। एक्चुअल में भारत में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार या राष्ट्रीय खेल अवार्ड होते हैं, नेशनल स्पोर्ट अवार्ड, ये हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। और इसमें 3-4 कैटेगरी के अवार्ड होते हैं, जैसे लाइफ टाइम अचीवमेंट होते हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड होता है, जो अच्छे कोचेज होते हैं उनको दिया जाता है, अर्जुन अवार्ड अच्छे खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो बहुत सारी कैटेगरी होती है जो राष्ट्रपति अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग लोगों को देते हैं। लेकिन हमारे देश में राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है बच्चों, जिसको हम कह सकते हैं जो हमारा सबसे बड़ा पुरस्कार है, वो है मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पहले बच्चों इस पुरस्कार का नाम राजीव गांधी खेल रत्न होता था। ये हमारे देश का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है या खेल पुरस्कार है। इससे बड़ा खेल पुरस्कार पूरे भारत में कोई नहीं। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इस पूरे भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है, जिसका पुराना नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। वर्तमान सरकार ने राजीव गांधी का नाम हटाकर मेजर ध्यानचंद के नाम पे रख दिया। बोला कि राजीव गांधी का तो खेल से बहुत ज्यादा संबंध है नहीं, तो हम इनके नाम पर खेल रत्न पुरस्कार देने की बजाय भारत में किसी खिलाड़ी के नाम पर देंगे। और भारत में हॉकी का जादूगर, विजार्ड ऑफ हॉकी कहलाने वाला जो आदमी था मेजर ध्यानचंद, उसके नाम पर हम लोगों ने ये पुरस्कार घोषित किया। हर साल ये पुरस्कार दिए जाते हैं और इस बार जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है बच्चों, ये जो मिला है, ये यहाँ पर मिला है श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और श्री रंकी रेड्डी सात्विक साईराज को। ये दोनों नाम आप याद रखिएगा, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और श्री रंकी रेड्डी सात्विक साईराज। ये दोनों किस खेल से संबंधित है? पेपर में 100% आना ही आना है, क्योंकि पूरे देश में इन दोनों के नाम की चर्चा हो। ये दोनों पूरे देश में सबसे बड़े खेल रत्न अवार्ड को इंडिया में पाए हैं और इन दोनों का जो संबंध है बच्चों, वो बैडमिंटन से। तो बैडमिंटन जो खेल होता है बैडमिंटन, तो बैडमिंटन से इनका संबंध है। और बैडमिंटन भारत का काफी एक तरीके से अब ये भी काफी पॉपुलर हो चुका है भारत में। कई खिलाड़ी हमारे यहाँ बैडमिंटन की काफी फेमस है, जैसे साइना नेहवाल थी, पीवी सिंधु थी। तो ये कई सारे नाम आपको दिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद बच्चों जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है किस विश्वविद्यालय को समग्र विजेता के रूप में मौलाना अबुल कलाम आजाद माका ट्रॉफी 2023 से सम्मानित किया गया है। तो भारत में मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी बच्चों, एक ट्रॉफी होता है क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये नाम आप इसलिए जान लो, ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। तो इनका बड़ा ही रोल था एजुकेशन को लेकर। तो शिक्षा मंत्री होने के नाते ये आगे चलकर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो थे, अब्दुल कलाम आजाद, ये यूजीसी का भी गठन करते हैं। अभी ये सारी चीजें मैं अभी बात करने वाला हूँ। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023 किस यूनिवर्सिटी को मिला है? तो पंजाब राज्य के बारे में आप ये जान लो कि पंजाब राज्य की जो यूनिवर्सिटीज होती है ना, वो काफी अच्छा परफॉर्म करती है। जैसे अभी एक गेम हुआ था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, तो उसमें लगभग 200 से ज्यादा विश्वविद्यालयों ने भाग लिया था इंडिया के। उसमें भी पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पोजीशन हासिल की थी। तो खेलो इंडिया गेम्स में भी पंजाब की यूनिवर्सिटी और यहाँ पर भी पंजाब की यूनिवर्सिटी ने पुरस्कार जीता है और वो है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को यहाँ पर ये ट्रॉफी मिली है। और इसके अलावा बच्चों आप यहाँ पे एक चीज और जानना कि ये जो इस पुरस्कार में ओवरऑल विजेता यही थी, अमृतसर वाली यूनिवर्सिटी। इसके अलावा रनर अप में आप देख लो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी द्वितीय रनर अप के मामले में, यानी ये तीसरे नंबर पे थी, वो पहले नंबर पे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको
अबुल कलाम आजाद के बारे में बता देता हूं। अबुल कलाम आजाद हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का बड़ा नाम है अबुल कलाम आजाद। इनके बारे में सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, सबसे कम उम्र में कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति। तो सबसे कम उम्र में कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति अबुल कलाम आजाद। 1923 में ये पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। दूसरा यहां पर एक और क्वेश्चन आता है, सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले। तो सबसे लंबे समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष कौन रहा? वो भी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, अब्दुल कलाम आजाद। ये शिक्षा को लेकर बहुत ज्यादा भारत में प्रयास किए थे और आज उच्च शिक्षण संस्थाओं से संबंधित या उच्च शिक्षण संस्थाओं के सिलेबस, पाठ्यक्रम, परीक्षाओं से संबंधित जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको 1956 में ऑफिशियली बनाया गया था, इसका जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट जो था ये मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा ही दिया गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसका कॉन्सेप्ट यूजीसी का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों 1953 में दे दिया था। इन्होंने बताया कि एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो भारत में विश्वविद्यालय स्तर या यूनिवर्सिटी लेवल की सुविधाओं, शिक्षा की गुणवत्ता का ध्यान रखे। और उन्हीं की बातों को ध्यान में रखते हुए 1956 में हम लोगों ने इस संगठन को, यूजीसी को बनाया। चलिए इसके बाद आगे पॉइंट हम लोग बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, राष्ट्रीय गणित दिवस पर सम्मानित महान गणितज्ञ कौन थे? तो यहां पर आप ये देख लो कि राष्ट्रीय गणित दिवस पर सम्मानित, पहले तो आप ये जान लो कि राष्ट्रीय गणित दिवस पर सम्मानित जो महान गणितज्ञ हैं, इनका जो सही आंसर है वो है श्री रामानुजन। तो रामानुजन की जयंती के रूप में अभी हमने बताया था कि चौधरी चरण सिंह की जयंती 23 तारीख को होती है, किसान डे, और रामानुजन की जयंती को हम लोग मनाते हैं एज ए नेशनल मैथमेटिक्स डे या राष्ट्रीय गणित दिवस। क्योंकि भारत में सबसे बड़े गणितज्ञ के रूप में रामानुजन को माना जाता है, तो रामानुजन की इसी जयंती को हम लोग राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों यहां पर है, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है गोवा मुक्ति दिवस से रिलेटेड, क्योंकि पहले तो आप ये जान लो गोवा क्यों इंपॉर्टेंट है। गोवा हमारे देश का वो हिस्सा है जो सबसे बाद में आजाद हुआ था, यानी कि 1947 में हम पढ़ते हैं 15 अगस्त के दिन हमको आजादी मिली, लेकिन बच्चों ये आजादी हमको किससे मिली थी? ये आजादी हमको अंग्रेजों से मिली थी। तो अंग्रेज तो हमको यहां पर छोड़कर चले गए, अंग्रेजों से हमको आजादी यहां पर मिली, लेकिन क्या अंग्रेज ही सिर्फ भारत में राज कर रहे थे या भारतीय भूभाग को सिर्फ अंग्रेजों ने कब्जा किया था? नहीं, भारत में अंग्रेजों के अलावा ढेर सारे लोग थे या ढेर सारे यूरोपीय थे जो यहाँ पर भारतीय भूभाग पर कब्जा बनाए हुए थे। उनमें से दो सबसे मेन थे। जैसे अगर इंडिया के मैप में हम लोग देखें तो इस इंडिया के मैप में इधर गोवा वाला रीजन पुर्तगालियों के कब्जे में था और इधर पौंडीचेरी वाला जो रीजन था वो फ्रांसीसियों के कब्जे। तो फ्रांसीसी पौंडीचेरी के आसपास का एरिया और पुर्तगाली गोवा के आसपास का एरिया कब्जा करके बैठे थे, बाकी सारे भूभाग पर अंग्रेज बैठे थे। तो अंग्रेज तो हमको छोड़कर चले गए, लेकिन ये दोनों नहीं, तो ये दोनों नहीं जा रहे थे। तो हम लोग इनसे रिक्वेस्ट की कि भाई अब तो अंग्रेज चले गए, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तुम लोग भी जाओ। ये नहीं जा रहे थे, कह नहीं हम नहीं जाएंगे, हमारा हिस्सा, हम लोग इसको कब्जा किए हैं। फिर हम लोग ये मामला उठाए यूएनओ में, बहुत सारी लड़ाइयां झगड़े हुए, वाद विवाद हुआ और तब जाकर फाइनली हुआ 1961 में आजाद। तो जिस दिन गोवा आजाद हुआ था बच्चों, वो तारीख था 19 दिसंबर। इसी वजह से गोवा को या गोवा का मुक्ति दिवस हम लोग 19 दिसंबर को मनाते हैं। तो गोवा का जो मुक्ति दिवस है बच्चों, याद देखना 1961 में पुर्तगाली शासन से
1961 में पुर्तगाली शासन से गोवा की मुक्ति की याद में हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। यह दिन स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष और उसके लोगों के लचीलेपन का प्रतीक है। यह गोवा के लोगों के लिए गर्व और उत्सव का। तो गोवा मुक्ति दिवस एसएससी जीडी से लेकर डीएसएसबी के लिए आप रेडी रहना। 19 दिसंबर। गोवा के बारे में दो तीन चीजें आपको बता दूं बच्चों। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। यह सबसे छोटा राज्य है, पहली चीज। किसके अनुसार? क्षेत्रफल के अनुसार। लेकिन प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा कहां पर है? गोवा में है। तीसरी चीज, सर्वाधिक नगरीकृत यानी कि सबसे ज्यादा सिटीजन जो नागरिक है, या जो एक तरीके से कह लो सबसे ज्यादा जनसंख्या है, शहर में रहने वाली जनसंख्या, वो गोवा में ही आती है। गोवा में बहुत ज्यादा, लगभग 70% के आसपास लोग शहरों में होते हैं। तो ये भारत का सबसे ज्यादा नगरीकृत राज्य है। इसके अलावा गोवा भारत का इकलौता राज्य है जहां पर यूसीसी लागू है। यूसीसी का मतलब होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 44 में नीति निर्देशक तत्वों के तहत ये बोला गया है कि सरकार ये कोशिश करेगी कि पूरे भारत में एक धर्म, या एक धर्म नहीं कह सकते हो, एक कानून जो उनके लाइफ स्टाइल या दिनचर्या या दैनिक जीवन को क्या करे, रेगुलेट करे। इन्हीं नियम कानूनों को वहां पर यूसीसी के नाम से लागू करने का बात किया गया है। तो केंद्र सरकार भी इस साल पूरे साल इस मुद्दे को उठाती रही। उसकी भी कोशिश है कि यूसीसी लागू किया जाए, और इस मामले में उत्तराखंड राज्य सबसे पहले निकल कर आया है जिसने अपने यहाँ का यूसीसी ड्रॉप्ट कर लिया है। और एक क्वेश्चन अभी पेपर में भी पूछा था कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने यूसीसी के लिए बिल्कुल रेडी या तैयारी कर ली है, तो वो उत्तराखंड है। तो ऐसे क्या पूरे भारत में यूसीसी लागू होगा कि नहीं होगा, वो तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल भारत का इकलौता राज्य जिसने अपने यहाँ यूसीसी अलाउ किया हुआ है वो है गोवा। तो गोवा के संबंध में इतनी चीजें आप याद रखिएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं बच्चों। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में, सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, सबसे ज्यादा नगरीकृत, और यूसीसी का इकलौता। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो बच्चों है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स में कौन सा राज्य चैंपियन बनकर उभरा? देखो बच्चों, नरेंद्र मोदी की एक बड़ी योजना है खेलो इंडिया। इस खेलो इंडिया के तहत इस सरकार ने क्या किया है, इसकी चर्चा मैं बार बार करता हूं, आज भी कर रहा हूं। खेलो इंडिया का मतलब यह है कि भारत के उन प्रतिभाओं को खोजना जो सुख सुविधाओं या आर्थिक अभाव के कारण दबते। जैसे कहीं कोई पिछड़े से गांव में है लेकिन बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी है, तो वो लोगों को ढूंढना है और उनको एक बड़े लेवल पे पहचान देना है। तो खेलो इंडिया के तहत इंडिया में कई लेवल के गेम्स कराए जा रहे हैं। जैसे खेलो इंडिया एक बड़ा फेमस है, यूथ गेम्स है। खेलो इंडिया जैसे कि यूनिवर्सिटी गेम है जिसमें अभी मैंने चर्चा किया कि पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप किया था। जैसे खेलो इंडिया विंटर गेम्स है। जैसे अभी फिलहाल खेलो इंडिया पैरा गेम्स किए बच्चों। पैरा गेम्स का मतलब होता है विकलांगों का खेल। तो पूरे इंडिया में अभी जस्ट खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए हैं, और ये 2023 में, बच्चों याद रखिएगा, दिसंबर 2023 में पहली बार आयोजित। तो ये क्वेश्चन आपसे 100% पूछेंगे कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स पहली बार कहां आयोजित किए गए? तो ये पहली बार आयोजित किए गए नई दिल्ली में। कब आयोजित किए गए? दिसंबर 2023 में। दो क्वेश्चन तो यही पे बन गया। एक क्वेश्चन यहाँ पे और बन सकता है कि जो खेलो इंडिया गेम्स है, इस खेलो इंडिया गेम्स में चैंपियन बनकर कौन सा राज्य आया? तो किस राज्य ने यहाँ पे मेडल टेबल में फर्स्ट रैंक हासिल की है? वो है हरियाणा। तो हरियाणा ने इस खेलो इंडिया गेम्स में कौन सा पोजीशन हासिल किया? टॉप पोजीशन। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर,
दिसंबर 2023 में भारत में चूंकि एक बड़ा ही भीषण चक्रवात आया, तूफानी चक्रवात, जिसका नाम था मिचोंग। तो मिचोंग के बारे में आपको बता दूं बच्चों कि भारत तीन तरफ से समुद्र से घिरा है। अरब सागर इसके पश्चिम में है, पूरब में है बंगाल की खाड़ी, और बिल्कुल दक्षिण में है हिंद महासागर। तो इनमें से सबसे ज्यादा जो तूफान या चक्रवात आते हैं वो बंगाल की खाड़ी में। तो जब बंगाल की खाड़ी से तूफान हमारे भारत की तरफ चलते हैं तो भारत के समुद्र तट पर जो ये भारत का समुद्र तट है, यहाँ पे जो राज्य स्थित है वहीं पे घुसते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि जो भीषण चक्रवात तूफान मिचोंग, पहले तो आप ये जानो कि मिचोंग बंगाल की खाड़ी से ही शुरू हुआ है। तो अगर आपसे ये अगले एग्जाम में या किसी भी पेपर में पूछे कि मिचोंग कहां से शुरू हुआ, तो ये बंगाल की खाड़ी से शुरू। और जब ये बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ा बच्चों, तो यहाँ पर इसको कई सारे राज्य मिले जहां पर कि ये घुस सकता था। तो बंगाल की खाड़ी के समुद्र तट पर 4 राज्य होते हैं, उन्हीं 4 में ये किसी में एंट्री करेगा। सबसे पहले इसको मिलेगा वेस्ट बंगाल, फिर मिलेगा उड़ीसा, फिर मिलेगा आंध्र प्रदेश, और फिर मिलेगा तमिलनाडु। तो जो मिचोंग तूफान है उसने भारत के किस राज्य में एंट्री की है? वो आंध्र प्रदेश में एंट्री। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में आया होगा एक चक्रवाती भीषण तूफान मिचोंग के बारे में पढ़कर जाइएगा कि मिचोंग आंध्र प्रदेश में आया। और एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि वो अरब सागर में उठा था, हिंद महासागर में उठा था, या बंगाल की खाड़ी में उठा था? तो बच्चों बंगाल की खाड़ी में उठा। इसके बाद यहां पर अगला क्वेश्चन है बच्चों, विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थापित किया जा रहा है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम एक तरीके से इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये भी जो क्वेश्चन बच्चों है अभी ये फिलहाल क्या है कि एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र, पहले तो आप ये जान लो कि इस समय पूरी दुनिया में सौर ऊर्जा को विद्युत का एक बड़ा विकल्प माना जा रहा है, और पूरी दुनिया सौर ऊर्जा को लेकर काफी तेजी से जो है कि प्रयासरत है। और इस मामले में हमारे देश ने तो कमाल ही किया, 2015 में भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर, ये नाम जो जिसके राष्ट्रपति आने वाले हैं 26 जनवरी को, तो फ्रांस के साथ मिलकर एक संगठन बनाया था जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव में रखा गया। तो ये जो संगठन था, इस संगठन का नाम बच्चों है ISA, इंटरनेशनल सोलर एलायंस। तो आप ये देख लो कि भारत खुद सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कितना प्रयास कर, और भारत के तमाम राज्यों में बच्चों सौर ऊर्जा के बड़े बड़े पैनल लगाए जा रहे हैं। जैसे भारत का सबसे बड़ा सौर उत्पादक राज्य कौन सा हो गया? राजस्थान हो गया। जैसे भारत का पहला शहर जो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित हो रहा था, दमन दीव था। जैसे कि भारत का पहला सोलर सिटी अभी किसको बोला गया है? सांची को बोला गया है, जो मध्य प्रदेश का है। जैसे भारत का पहला एयरपोर्ट जो पूरी तरीके से सोलर ऊर्जा द्वारा ऑपरेटेड है, वो कोचीन है, केरला का। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि जब भी इस तरीके से कोई चीज घोषित होता है तो वो यहाँ पर क्या होता है, जो पेपर में फंस जाता है। जैसे अभी यूपी PCS में इन्होंने पूछा था कि भारत का सौर ऊर्जा से पूरी तरीके से संचालित होने वाला शहर बताइए, तो उसका नाम मैंने भी जस्ट बताया आपको, क्या? दमन। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आया था कि भारत का कौन सा हवाई अड्डा है जो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित होगा? वो है कोचीन। तो ऐसे करके सौर ऊर्जा पे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो ठीक उसी तरीके से अभी क्या हुआ है कि क्लाइमेट चेंज पर मीटिंग चल रही थी। क्लाइमेट चेंज तो आपको पता ही होगा, जलवायु परिवर्तन हो रहा है पूरी दुनिया में, और इस क्लाइमेट चेंज पर एक संस्था होती है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये हर साल एक मीटिंग करती है जिसका नाम होता है COP, और इस बार ये मीटिंग थी COP 28, और ये मीटिंग कराई गई थी दुबई में।
तो जब दुबई में कराई गई तो दुनिया के तमाम देशों ने यहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की बात की। और ये तो यहाँ पे यानी ऑप्शन के हिसाब से दुबई दुबई किस देश में पड़ता है? यूएई में पड़ता है। तो यूएई के ही दुबई के अलावा एक अलग शहर जो वहां की राजधानी है अबू धाबी, तो अबू धाबी में हम लोगों ने इसको स्थापित करने का प्रयास किया है। तो एक बार फिर से समझ लेना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हो रहा है या स्थापित है? तो वो है अबू धाबी। और वो किस देश में पड़ता है? वो पड़ता है यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। और जो जलवायु परिवर्तन की मैं बात कर रहा था बच्चों की, जलवायु परिवर्तन हमारे लिए काफी संवेदनशील मुद्दा है। और इस बार क्या हर बार 1995 के बाद यानी 1995 के बाद हम लोग हर बार से ये बैठक करते हैं हर साल। इस बार उस श्रृंखला का ये कौन सा बैठक था? ये 28वीं बैठक की COP28। तो अभी अगर मान लो पेपर में वो पूछते हैं कि ये तो 2023 की बैठक होगी, अब आप DSSB के पेपर में क्वेश्चन देख लिए कि COP29 का जो कि 2024। तो COP29 2024 में बच्चों एक देश है जिसका नाम है अजरबैजान। तो अजरबैजान में तो क्या कभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो बैठक होती है जलवायु परिवर्तन पर, क्या ये कभी हमारे देश में भी हुआ था? तो हमें यह गौरव एक बार मिला था, वो साल था बच्चों 2002। तो 2002 में यह बैठक नई दिल्ली में हुई थी जलवायु परिवर्तन पर, और वो COP8 था। लेकिन इस साल हमने एक बहुत ही बड़ी बैठक अपने यहाँ ऑर्गेनाइज की थी जिसका नाम था G20 2023। तो G20 2023 हमने अपने यहाँ कराया, लेकिन अभी COP हम लोग काफी पहले करा चुके। अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी उसकी और भी बात मैं कर लूं। सौर संयंत्र लगभग 2 लाख घरों को बिजली देने के लिए पर्याप्त बिजली पैदा करेगा। साथ ही सालाना 2.4 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन की उम्मीद यहां से है। तो काफी कम कार्बन का उत्सर्जन होगा। उद्घाटन ठीक है, जो मैं बार बार अभी इसकी बात कर रहा था, COP का जो जलवायु परिवर्तन पर बैठक है ये COP21 में हुआ। शेख हसीना ने स्वच्छ ऊर्जा ये सब चीजें करने के बाद यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन अब आ रहा है कि संयुक्त अरब अमीरात 30 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच इस मीटिंग की मेजबानी किया था। तो ये आप याद रखें। और अगली बार जो COP29 होने वाला है बच्चों, ये होगा अजरबैजान। ये अजरबैजान। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, हम वीर बाल दिवस की तिथि को मनाते हैं बच्चों, वीर बाल दिवस। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो, ये जो वीर बाल दिवस होता है ये सिख धर्म में 2 बच्चों की जो बलिदान है या 2 बच्चों के जो शहीद होने की कहानी है उसी के आधार पे हम मनाते हैं, और वो 26 दिसंबर को मनाते हैं। ये जो 2 बच्चे थे बच्चों, सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे थे, और ये दोनों बच्चे जो है वो शहीद होते हैं, और उन्हीं की यहाँ पर उन्हीं की याद में हम लोग इसको मनाते हैं। देखिए 26 दिसंबर को भारत 2 युवा सिख राजकुमारों बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सम्मान में वीर बालक दिवस मना। तो आप देखो एक क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय बाल दिवस कब होगा? राष्ट्रीय बाल दिवस। तो अगर आपसे राष्ट्रीय बाल दिवस बच्चों पूछेगा तो आप बताओगे कि ये तो चाचा जी का जन्मदिन है, नेहरू जी का, 14 नवंबर। तो राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर। लेकिन अगर राष्ट्रीय वीर बाल दिवस पूछे, यानी कि बाल में वीर लग जाए, तो आप चेंज कर दोगे डेट, और वो डेट हो जाएगा 26 दिसंबर। तो 26 दिसंबर को सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे जोरावर और फतेह सिंह के सम्मान में यह मनाया जाता है। एक इसमें 9 साल का था और जो है दूसरा 7 साल का था, और इतनी कम उम्र में ये बच्चों ने शहादत दिया था।
उन्होंने हम सभी को प्रेरणा देते हुए साहस आस्था सिद्धांत के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया, तो इसीलिए हम लोग जो है इस डेट को। और बच्चों यहाँ पर जब ये दोनों बच्चे थे, सोचिए कि आप 9 साल और 7 साल की उम्र में जब ये बलिदान किए, तो इनका हत्यारा, क्रूर हत्यारा कौन था? तो भारत के इतिहास में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाने वाले अगर राजाओं की नाम ली जाए, मुसलमान राजाओं की, तो उसमें औरंगजेब आता है। तो औरंगजेब ने ही इन दोनों बच्चों का यहाँ पर क्या किया था? खात्मा किया। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अगले जो क्वेश्चन पर, हिंदी उपन्यास मुझे पहचानों के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार किसने जीता है? तो अभी हाल फिलहाल में साहित्य अकादमी पुरस्कार बटे हैं। 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया जाता है, और इसमें ये जो संजीव हैं, इनको मुझे पहचानो नाम के उपन्यास के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा अब तक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्नबिल फेस्टिवल, हार्नबिल होता क्या है? हार्नबिल एक प्रकार का पक्षी जो साइबेरिया से उड़कर भारत में आता है, हिमालय को पार करके। जैसे अगर आप इंडिया के मैप को देखें, इस इंडिया के मैप में यहाँ हिमालय है और इधर पूरा ये ठंडा प्रदेश है, साइबेरिया। तो जब ये पक्षी यहाँ से उड़ता है तो हिमालय को पार करके इंडिया में घुसता है, और इंडिया में घुसने के बाद ये क्या करते हैं, यहाँ से कई सारे पक्षी आते हैं। उसमें अमूर नाम का भी एक पक्षी होता है, हॉर्नबिल भी होता है, साइबेरियन क्रेन भी होता है जो इधर राजस्थान की तरफ जाता है। तो ये प्रजनन के लिए प्रवास करते हैं अलग अलग भारत के हिस्सों में, क्योंकि इनको ऐसी क्लाइमेट यहाँ पे मिलती है। तो एक पक्षी होता है हॉर्नबिल, जो कि नागालैंड में पहुंचता है, यानी पूर्वोत्तर भारत। और जब ये पूर्वोत्तर भारत में पहुंचता है तो वहां के लोग एकदम खुश हो जाते हैं इस पक्षी को देख। तो इस पक्षी के आने की खुशी में ही भारत में मनाया जाता है हार्नबिल महोत्सव। और वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो मैंने भी यहाँ पे बता दिया, उस राज्य का नाम नागालैंड। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, किसामा गांव नागालैंड हेरिटेज हब, जनजाति विरासत शहर और नागा संस्कृति केंद्र। तो इस बार का जो 24वां संस्करण नागालैंड के किसामा गांव में मनाया। तो किसामा गांव, हर जगह सेंटर बदलते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका एडवर्टाइज करते। इसके बाद बच्चों अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये भी एक बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो बच्चों 16वां जो वित्त आयोग है उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये समझ लो कि ये जो क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर दिख रहा है, ये अब आने वाले 2 साल तक आप तैयार करना अपनी पेपरों में। कोई भी पेपर होगा, ये समझ लो कि क्वेश्चन एकदम छपने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि भारत में जो वित्त आयोग होता है ये एक बहुत बड़ी संस्था होती है। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि वित्त आयोग ऐसे नहीं बन सकता, इसका बकायदा संविधान में उल्लेख किया गया है, और संविधान का आर्टिकल 280 ये बताता है कि भारत में हर 5 साल पर, याद रखना, एक वित्त आयोग का कार्यकाल 5 साल का होता है, तो प्रत्येक 5 साल पर राष्ट्रपति द्वारा एक वित्त आयोग का गठन किया जाए। अब तक भारत में 15 वित्त आयोग बन चुके हैं, और जो 15वां वित्त आयोग है, ये जो 15वां वित्त आयोग है बच्चों, फाइनेंस कमीशन, वो एनके सिंह की लीडरशिप में बना था, और इसका जो कार्यकाल था वो 2020 से लेकर 2025 तक था। तो 2025 में अब यह कार्यकाल इनका खत्म हो जाएगा, यानी इस वित्त आयोग के जो भी रिकमेंडेशन थे, जिनके बिहाफ पर सरकार टैक्सेस का बंटवारा या फिर रिसोर्सेज का बंटवारा, टैक्सेस को लेकर जो डिस्प्यूटेड होते हैं, उन सबका जो सॉल्यूशन है वो करती है फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के बिहार। लेकिन 2025 तक ही इनके रिकमेंडेशन होंगे। 2025 के बाद यानी 2026 से एग्जैक्टली अगर हम कहें तो वो डेट होगा 1 अप्रैल 2026। 1 अप्रैल 2026 से एक नया वित्त आयोग हमको चाहिए, जो चलेगा 31 मार्च 2030 तक, या 31 मान लीजिए
तो 31 मार्च 2031 तक इसकी रिपोर्ट चलेगी। तो ये जो रिपोर्ट होगी यही 16वां वित्त आयोग। तो अभी वो तुरंत रिपोर्ट तो देगा और तुरंत लागू तो होगा नहीं। तो 2-3 साल पहले क्या होता है कि सरकार रिपोर्ट एक कमीशन बना देती है और फिर कमीशन 2-3 सालों तक पूरा रिसर्च करती है और आने वाले 5 सालों के लिए अपने रिकमेंडेशन देती है। तो फिलहाल दिसंबर महीने में 16वें वित्त आयोग का जो है कि अनाउंसमेंट किया गया। तो पहले तो आप ये जानो कि वित्त आयोग क्या संवैधानिक संस्था है या नहीं है। तो वित्त आयोग बिल्कुल एक संवैधानिक संस्था है जिसके जो हेड होते हैं वो कोई न कोई बड़े अर्थशास्त्री या अर्थशास्त्र का जानकारी रखने वाले व्यक्ति। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, 5 सालों के लिए की जाती है। तो फिलहाल आप ये देख लो कि जो 16वें वित्त आयोग है उनका जो हेड बनाया गया है तो किसको बनाया गया है? क्या निर्मला सीतारमन, क्या डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, ऋत्विक रंजनम पांडे या डॉक्टर अरविंद पनगड़िया? तो बिल्कुल बच्चों याद रखना, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को हम लोगों ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया बड़ा नाम है। जब 2014 में बच्चों याद रखिएगा, जब 2014 में मोदी जी ने योजना आयोग को समाप्त किया और योजना आयोग को समाप्त करके जनवरी 2015 में उन्होंने एक नई संस्था बनाई, नीति आयोग। तो इस नीति आयोग का जो पहला उपाध्यक्ष था, यानी जो पहले नीति आयोग के डिप्यूटी हेड थे, वो यही व्यक्ति थे, अरविंद पनगड़िया। तो इनका मोदी जी से पुराना संबंध है, बड़े अर्थशास्त्री हैं। नीति आयोग का कार्यकाल इन्होंने 3 सालों तक देखा। उसके बाद क्या हुआ कि अरविंद पनगड़िया अब 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने। वित्त आयोग के 2 सबसे मेन काम होते हैं। पहला काम ये होता है कि अगर टैक्स से रेवेन्यू कलेक्ट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो उस रेवेन्यू का कितना परसेंटेज स्टेट्स को बांटा जाएगा। जैसे केंद्र सरकार यानी मोदी जी 100 रुपए का टैक्स कलेक्ट करते हैं, तो इस 100 रुपए में से कितना हिस्सा स्टेट्स को और फिर स्टेट्स में किस स्टेट को कितना दिया जाए, ये पूरा जो रिकमेंडेशन होता है फाइनेंस कमीशन। और दूसरी चीज, जो रिसोर्सेज होते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, उन नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर भी यहाँ पर जो सजेशंस होते हैं या रिकमेंडेशंस होते हैं, वो सारे के सारे ये फाइनेंस कमीशन इंडियन गवर्नमेंट को करता है। तो फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन पेपर में छपने वाला है बच्चों, बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, नेशनल कंज्यूमर डे कब मनाते हैं बच्चों? तो जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस होता है, कंज्यूमर फोरम, एक्चुअल में हमारे देश में क्या है कि बहुत ज्यादा उपभोक्ता है और इन उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी न हो। जैसे क्या है कि आप विज्ञापन कुछ दिखा रहे हैं, सामान कुछ बेच रहे हैं, तो इस तरीके की जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को जागरूक करने के लिए उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है और ये हर साल बच्चों 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, भारत में जो उपभोक्ता दिवस होता है वो 24 दिसंबर को मनाया। इसको मनाने की शुरुआत पहली बार 1986 में हुई थी, लेकिन वो थोड़ी सी पुरानी चीज है, आपसे वो पूछेंगे नहीं। फिलहाल आपसे वही पूछेंगे कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हर साल कब मनाते हैं, आप बता दीजिएगा 24 जनवरी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे और एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है बच्चों, भारतीय कुश्ती महासंघ को खेल मंत्रालय द्वारा क्यों सस्पेंड कर दिया? तो पहले तो आप ये जानते, ये पिछले 1-1.5 सालों से ये लगातार न्यूज में बना हुआ था। WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, भारतीय कुश्ती महासंघ, इस भारतीय कुश्ती महासंघ के हेड थे ब्रजभूषण सिंह। ये जो ब्रजभूषण सिंह थे, बीजेपी के बड़े लीडर, यूपी गोंडा से सांसद, ये ब्रजभूषण सिंह पर आरोप लगा पिछले साल। बहुत सारी महिला पहलवानों ने इनके ऊपर हरासमेंट, इस तरह के जो सोशल वगैरह के आरोप यहाँ पे लगाए। तो जब ये आरोप ब्रजभूषण सिंह पर लगा, तभी से इनका विरोध होने लगा।
महिला पहलवान से लेकर कुछ पुरुष पहलवान भी इनके विरोध में आए, अपने मेडल वगैरह भी वापस करने लगे। तो इससे काफी जो है कि राजनीति गर्म हो गई थी। तो इन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। इन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं अपने पद को छोड़ देता हूं। तो जब इन्होंने अपना पद छोड़ा तो अभी इस पद पर दोबारा चुनाव हुआ, क्योंकि ये उसके अध्यक्ष थे भारतीय कुश्ती महासंघ के। तो इस अध्यक्ष का जब चुनाव हुआ तो इसमें संजय सिंह नाम का एक व्यक्ति चुनाव जीतता है, और ये माना जाने लगा या मीडिया में ये रिपोर्ट फैली कि ये जो संजय सिंह है ये इन्हीं का खास आदमी है या करीबी है। और इन्होंने क्या किया कि फोटो वगैरह भी वो सब शूट वूट किए उनके साथ। तो इससे पहलवान और ज्यादा नाराज हो गए, भाई ये तो कोई फायदा नहीं हुआ, जिसको हम हटाना चाह रहे थे उसी का फिर करीबी यहाँ पे आ गया। तो इसलिए भारत सरकार ने क्या किया है, भारत सरकार के जो खेल मंत्रालय है उसने क्या किया है, WFI को ही सस्पेंड कर दिया। कहा कि अभी फिलहाल WFI नहीं रहेगी, और उसके लिए इन्होंने, यानी जो भाई WFI नहीं रहेगी तो उसका काम कोई तो कोई करेगा, तो उन्होंने एक तदर्थ समिति बनाई है, और इस तदर्थ समिति के माध्यम से चीजें देखी जा रही हैं। लेकिन फिलहाल आप जो क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हो कि हमारे खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ को क्यों निलंबित किया, ऑप्शन आपके सामने है। फंडिंग की कमी, एकाधिक उल्लंघन, प्रशासनिक दक्षता, एथलीट डोपिंग मुद्दे। तो पहले डोपिंग का तो मामला है ही नहीं, प्रशासनिक दक्षता की भी बात नहीं थी, फंडिंग की भी कमी नहीं थी, यहाँ पर था एकाधिक उल्लंघन। एकाधिक उल्लंघन का मतलब यही कि यहाँ पे बार बार चीजों का उल्लंघन हो रहा था, कुछ लोग अपने मनमाने तरीके से इस फेडरेशन को चला रहे थे, ऐसा आरोप लगा है। मामला सारा कोर्ट में, बाद में डिसीजन आएगा क्या होगा नहीं होगा। तो फिलहाल आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड कुछ चीजें मैं आपको और बता दूं बच्चों। यहाँ पर देखिएगा, जो भारतीय कुश्ती संघ है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी जो स्थापना हुई थी ये 24 जनवरी 1967 को हुई थी। यह एक संस्था के रूप में 27 जनवरी 1967 को आई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है, और जो इसका प्रेसिडेंट है, अभी जस्ट चुनाव में जीते थे संजय सिंह, जिनकी मैं अभी चर्चा किया था। यहां देख रहे हो लिखा है सस्पेंडेड, तो इनको निलंबित कर दिया गया है, इस पूरी संस्था को ही बर्खास्त कर दिया गया है। तो ये आपका, और पूरा का पूरा रिपोर्ट है इस न्यूज। और ये चीज याद रखना, जो भारतीय कुश्ती संघ होता है ये खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और खेल मंत्रालय इसको। कमेंट बॉक्स में बच्चों मुझे एक आंसर आप लिखिएगा कि वर्तमान में भारत का खेल मंत्री को, केंद्रीय खेल मंत्री का नाम कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, यूजीसी ने किस डिग्री की मान्यता रद्द कर दी है। बड़ा ही धमाकेदार एक और क्वेश्चन आ रहा है कि अब इंडिया में अगर बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करना चाहते हैं तो इस डिग्रियों में से एक डिग्री आप मत लेना, क्योंकि इस डिग्री का कोई वैल्यू नहीं। तो पहले तो यूजीसी के बारे में जान लो, ऑलरेडी भी जस्ट मैंने इसकी चर्चा किया था। यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। भारत में उच्च संस्था की जो या उच्च शिक्षण संस्थाएं जो हैं, विश्वविद्यालय शिक्षा जो देती हैं, चाहे डिग्री कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, उन सबको इसी के तहत रेगुलेट किया जाता है। तो यूजीसी ने फिलहाल क्या किया है इसने, कि भारत में इतने में से एक डिग्री को उसने इलीगल कर दिया है, और ये साथ में बोला है कि ऐसा नहीं है कि जो पहले डिग्री ले चुके हैं वो खत्म हो जाएंगे। 2022 के पहले की डिग्रियां या 2022 तक की अगर आप कहो तो 2022 तक की अगर आपकी डिग्री है तो वो मान्य होगी। 2022 के बाद अगर आप डिग्री ले रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, मत लो डिग्री। वो कौन सी डिग्री है, क्या पीएचडी है, फिलोसफी ऑफ डॉक्टरेट, क्या स्नातक है, ग्रेजुएशन, क्या एमफिल है, मास्टर इन फिलोसफी, या फिर स्नातकोत्तर डिप्लोमा है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट का डिप्लोमा है। तो बच्चों इसमें वो डिग्री है, आपको मैं बता दूं, ये बहुत ही कम पॉपुलर भी डिग्री है, इसको बहुत लोग कम करते भी हैं, और वो है एमफिल। तो एमफिल क्या होता है, एक तरीके से मास्टर डिग्री के बाद बच्चे सब्सिडी, पीएचडी का एक छोटा भाई आप कह लो कि इस उस तरीके का एक कोर्स होता है एमफिल। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज एमफिल कराती हैं। अब फिलहाल यूजीसी ने कहा दिया है
कि आप एमफिल मत करो, एमफिल का कोई मत। पीएचडी अभी चल रहा है, पीएचडी इंडिया का सबसे बड़ा कोर्स है या सबसे ऊपर लेवल का है, स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएशन, ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन ये तो पता ही है। तो ये वाली जो डिग्री है इसको इंडिया में क्या कर दिया गया है, इलीगल करार दिया गया है। किसके द्वारा कर दिया गया है, यूजीसी के द्वारा। अगर आपसे एसएससी पेपर पूछती है कि हाल ही में यूजीसी ने किस डिग्री को अवैध किया है, तो आप बता दीजिएगा एमफिल। यूजीसी के बारे में बच्चों थोड़ी सी बात मैं करूंगा आपसे यहाँ पर। यूजीसी, जैसे मैं यहाँ पे बार बार इसकी बात कर रहा हूं कि यह है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसके बारे में आप ये देखिए कि इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 28 दिसंबर 1956 को मौलाना आजाद। क्वेश्चन जब मैं स्टार्ट किया था तो एक क्वेश्चन आया था कि मौलाना आजाद ट्रॉफी 2023 की किस यूनिवर्सिटी को मिली थी। मैंने उसमें गुरु नानक यूनिवर्सिटी अमृतसर का नाम लिया था और मौलाना आजाद के बारे में बहुत सारी चीजें बताया। तो इंडिया में यूजीसी का जो कॉन्सेप्ट था 1953 में दिया गया था आजाद के द्वारा। मौलाना आजाद ने कहा था कि एक ऐसी संस्था हो जो भारत में विश्वविद्यालय के लेवल की एजुकेशन को मेंटेन करे, उसके लिए उन्होंने यूजीसी की बात की थी। बाद में 1956 में भारत सरकार ने ऑफिशियली इसको बनाया और इसका हेडक्वार्टर बच्चों कहां पर डिक्लेयर किया, नई दिल्ली में। तो यूजीसी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसका जो एक क्वेश्चन हो चुकी यूजीसी न्यूज में आ गई, एमफिल को उसने रिजेक्ट कर दिया है। तो इनके चेयरमैन पर क्वेश्चन बन सकता है। इनके चेयरमैन है ममीडाला जगदीश कुमार। ममीडाला जगदीश कुमार जो है कि इसके क्या है, चेयर। चलिए इसके बाद बच्चों अगला जो क्वेश्चन है यहां पर, अगला क्वेश्चन है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल है, उसका महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है, तो उसका निदेशक नियुक्त किया गया है अनीश दयाल सिंह को। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। बच्चों भारत की सब, देखो भारत में जो फोर्सेज होते हैं, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि भारत में जो सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी में एक तो आर्मी आती है जिसको हम सेना कहते हैं, एक पैरामिलिट्री आती है जिसको अर्धसैनिक कहते हैं, और एक पुलिस आती है। आर्मी में आपको तीन मिलेंगे, जैसे थल सेना, वायुसेना और नेवी मिलेगी। पैरामिलिट्री में ढेर सारी मिलेंगी, जैसे सीआरपीएफ वगैरह है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, तमाम। तो उसमें जो सीआरपीएफ होता है बच्चों, ये ज्यादातर उन एरियाज में इनकी पोस्टिंग होती है जो इंटरनल डिस्टर्बेंस से जूझ रहे हो, जहां पे आंतरिक संघर्ष, आंतरिक विद्रोह जैसी माहौल बनी होती है। इसमें जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़ के नक्सलाइट बेल्ट हो गए, जम्मू कश्मीर का जो घाटी वगैरह है जहां पे पत्थरबाज लोग बहुत ज्यादा मतलब उटपटांग आतंकवादी गतिविधि, देश विरोधी गतिविधि करते हैं, तो जहां पर आंतरिक विद्रोह का मामला होता है वहां पर हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को अनाउंस करते हैं या पोस्ट करते हैं। और वहां पर इस बार भी जो सीआरपीएफ के हेड बने हैं वो अनीश दयाल सिंह को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर एक और है आईटीबीपी का। तो आईटीबीपी के जो हेड बने हैं वो राहुल रसकोत्रा। आईटीबीपी के बारे में याद रखिएगा कि आईटीबीपी ज्यादातर क्या होता है कि इंडिया तिब्बत बॉर्डर, जो इंडिया तिब्बत, इसका नाम ही है आईटी मतलब इंडो, टी मतलब तिब्बत, बॉर्डर पुलिस। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस पर ये डिप्लॉय होते हैं, इनको वहां पे लगाया जाता है, ज्यादातर चाइना बॉर्डर। और उसके हेड बने हैं राहुल रसकोत्रा। एक और क्वेश्चन बच्चों यहीं पर, एक और सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। भारत के जो भी केंद्रीय कंपनियां हैं, स्टेट कंपनियां हैं, जैसे मेट्रो, एयरपोर्ट्स, बहुत सारी ऐसी हैं, कोई प्राइवेट कंपनी है, उन सबकी सुरक्षा के लिए जो नियुक्त होते हैं वो सीआईएसएफ के जवान नियुक्त होते हैं। और इसकी जो हेड नियुक्त की गई है वो नीना सिंह नियुक्त की गई है। ये तीनों नाम बच्चों आप याद रखिएगा। एक बार फिर से मैं आपको ये तीनों क्वेश्चन दिखा देता हूं। सीआरपीएफ का हेड अनीश दयाल सिंह, आईटीबीपी का हेड राहुल रसकोत्रा और सीआईएसएफ का हेड नीना सिंह। इसके बाद बच्चों यहां पर एक और क्वेश्चन है, अगले 5 वर्षों में हमारा इसरो जो है वो 50
उपग्रहों को लॉन्च करने की तैयारी किया हुआ है। यहाँ पे देखना, अगले 5 वर्षों में इसरो 50 उपग्रह लॉन्च करेगा। और ये जो 50 उपग्रह इसरो लॉन्च करने वाला है, सबसे पहले तो आप ये जान लो कि हमारा इसरो बहुत तेजी से डेवलप कर गया है। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। और इसरो ज्यादातर अपने जो भी सैटेलाइट्स होते हैं उसको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित करता है। और उसने अभी हाल फिलहाल में एक योजना बनाई है कि आने वाले 5 सालों में हम 50 उपग्रहों को लॉन्च करेंगे। और इन 50 उपग्रहों का टारगेट होगा मौसम की निगरानी करना, नहीं जी संचार में वृद्धि करना, नहीं गहन अंतरिक्ष अन्वेषण, नहीं तो क्या भू खुफिया जानकारी एकत्रित करना। तो भू खुफिया जानकारी एकत्रित करने के लिए यहां पर जो है कि 50 उपग्रह लॉन्च करेगा इसरो। बच्चों आज का जो आखिरी सवाल है यहां पर आखिरी है, सुशासन दिवस किसकी जयंती पर मनाई जाती है। वो सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो आज का आया हुआ है और ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे। याद रखिएगा, गुड गवर्नेंस। तो पहले तो ये जान लीजिए कि 25 दिसंबर को हमारे देश में 2 बड़े नेताओं का जन्मदिन होता है। एक हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे भारत में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखने वाले पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित महामना मदन मोहन मालवीय। तो पंडित महामना मदन मोहन मालवीय की भी जयंती 25 दिसंबर, अटल बिहारी वाजपेयी की भी जयंती 25 दिसंबर। और अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को हम लोग गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाते हैं। याद, भारत के कुछ प्रमुख प्रधानमंत्री या कुछ बड़े नेताओं के नाम जन्मदिन में मनाए जाते हैं, जैसे इंदिरा का राष्ट्रीय अखंडता दिवस में, पटेल का राष्ट्रीय एकता दिवस में, नेहरू का राष्ट्रीय बाल दिवस में, जैसे चौधरी चरण सिंह का राष्ट्रीय किसान दिवस में। तो ऐसे बहुत सारे डेट हम लोग मनाते हैं। अभी अटल जी का जन्मदिन हम लोग राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाने का निर्धारित किया है। तो बच्चों ये थे आज के वीडियो में दिसंबर महीने के शामिल किए गए सबसे बेस्ट एमसीक्यू करंट अफेयर्स पे। वीडियो बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। और इसके बाद क्या करना है कि आपको चैनल को लगातार शेयर करते रहना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा और लगातार हम लोगों के साथ जुड़े रहिए और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी तैयारी को और आगे दीजिए। धन्यवाद।